हेलो, गुड इवनिंग। आइए हम आप सब लोगों को इससे पहले मैथ के सारे वीडियो आपको लगभग अवेलेबल करा चुके हैं, जिसमें आपका ये पार्ट थर्ड है और इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवाए जा रहे हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड के माध्यम से हर सेट में आपको ये देखने को मिलता है। आप लोग देखिएगा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन का sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ये क्वेश्चंस आपको अनसॉल्व्ड के लगभग 2-3 सेट में नहीं बल्कि कई सारे सेटों में आपको मिलता है, आता ही आता है। फिर इसके बाद में आता है ये वाला क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन से शिखर के एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। एक क्वेश्चन ये आता है और एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलता है वैकल्पिक प्रश्नों में देखने को मिलता है 2 tan 30 प्लस अपॉन का 1 प्लस का tan स्क्वायर 30। हम आपको ये तीनों क्वेश्चन आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको नोटिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और आप इसको क्या कर दीजिएगा, प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, ठीक। आइए देखिएगा, सबसे पहला आपके पास ये क्लास 10th का है, पार्ट थर्ड है, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, ठीक। इससे पहले आपको 3 वीडियो या 4 वीडियो मिल चुके हैं, जो भी मिले होंगे वो आप देख लीजिएगा। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन का sin स्क्वायर 30 प्लस का cos स्क्वायर 30। हमको आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारे पास 5 लिखा हुआ है, हम चुपचाप 5 को लिख दिए हैं। cos स्क्वायर 60 लिखा हुआ है, तो cos 60 का जो मान होता है वो 1 अपॉन का 2 होता है, cos 60 का जो मान होता है, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए मैंने इसको स्क्वायर लगा करके लिख दिया है, ठीक। प्लस 4 लिखा था तो हमने 4 लिख दिया है। sec स्क्वायर 30 का जो मान होता है हमारी ट्रिग्नोमेट्री का जो तालिका होती है उसमें, तो sec 30 का जो मान होता है 2 बटे का अंडर रूट 3 होता है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा इसलिए मैंने स्क्वायर लगा करके रखा है। माइनस का साइन देखिएगा लगा हुआ है। फिर देखिए tan 45 का जो मान होता है वो ट्रिग्नोमेट्री का जो एक तालिका होती है, पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें आपको देखिएगा एक दे रखा होता है, ये आपको उसमें एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगी। साइन स्क्वायर 30 का मान 1 बटे का 2 होता है, इसका स्क्वायर लगा, मैंने स्क्वायर लगा दिया है। cos स्क्वायर 30 का मान जो लिखा हुआ है वो √3/2 होता है, हमने इसको भी मेंशन कर दिया है। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ पर जो 1 बटे का 2 लिखा हुआ है वो cos 60 का मान लिखा हुआ है, यहाँ पर जो 2 बटे का अंडर रूट 3 लिखा हुआ है ये sec 30 का मान लिखा हुआ है, और tan 45 का मान 1 लिखा हुआ है। अब चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर इसलिए मैंने लगाया क्योंकि यहाँ पर की जो मतलब साइन दे रखा है, मतलब जो भी स्क्वायर वैल्यू दे रखी है उसको स्क्वायर में लिखना है हमको, इसलिए हमने इस पर सब पर स्क्वायर लगा रखा है। मेन का ये ऑब्लिक दिखा हुआ है, यानी कि बटे का रूप दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। बटे का साइन लगा हुआ है, फिर उसके नीचे लिखा हुआ साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, साइन का मान जो होता है साइन 30 का 1 बटे का 2 होता है, चूंकि स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस cos स्क्वायर 30 का जो भी मान था हमने यहाँ पर लिख दिया √3/2 लिख करके हमने स्क्वायर लगा दिया। इतना स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा क्या करना है हमको, इस 1 का गुणा हम जब 1 से कराएंगे, यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है ये इसको कुछ इस प्रकार से लिखना है, इस वाले को कुछ इस प्रकार से लिखना है कि 1 गुणे का 1 कितनी 2 बार लिखा हुआ ना, तो किसी भी संख्या का 1 से 1 गुणा कराते हैं यानी कि तो क्या आता है 1 आता है, चाहे इसके ऊपर कोई भी पावर लगी हुई हो, ठीक। फिर नीचे देखिएगा 2 लिखा हुआ तो इसको हम लिखेंगे 2 बार, इसने कहा लिखने के लिए, तो 2 का गुणा 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 दूना 4। मैंने यहाँ पर इसको देखिएगा ब्रैकेट ओपन किया तो 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो 1 आ गया हमारे पास, और 2 दूना कितना होता है 4 होता है, 2 2 4 होता है। प्लस लिखा तो प्लस लगा दिया, 4 लिखा तो 4 मतलब 4 लिख दिया गया है, ठीक। फिर देखिएगा यहाँ पर 2 का मतलब पावर दे रखा 2 का, तो 2 का पावर कितना होता है 4 होता है, मैंने 4 लिख दिया। और यहाँ पर अंडर रूट 3, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जब कभी 2 अंडर रूट में संख्या हो और वो एक जैसी संख्या दिखती है तो उस संख्या के लिए हमें क्या करना रहता है, अगर सेम संख्या है तो इस संख्या के लिए हमको क्या करना रहता है कि आपस में गुणा करेंगे तो अंदर की संख्या को ही केवल मेंशन कर लिया जाता है, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। इधर का इरेज इसलिए किए दे रहे हैं क्योंकि अभी नीचे का शायद दिख नहीं रहा होगा, हम आपको यहाँ का पोर्शन अभी इस जगह पर लिख देंगे। इधर देखिएगा ऊपर का स्टेप देख लीजिएगा, 1 का गुणा स्क्वायर से करेंगे तो 1 आ गया है हमारे पास। फिर नीचे जो स्टेप ऊपर हमने किया वही स्टेप हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। इधर देखिएगा 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, हमने यहाँ पर 4 मेंशन कर दिया है। फिर देखिएगा जब 2 बार अंडर रूट 3 हो, यानी कि कोई भी पावर अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में लिखी हुई और 2 बार लिखी जाती है तो उसको हमेशा 1 बार ही लिखा जाता है, हमने 1 बार मेंशन कर लिया है, अंडर रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है आप इससे पहले वाले वीडियो में जाइएगा, वहां पर मैंने आपको बता दिया है। फिर देखिएगा 2 का गुणा 2 से करवाएंगे, यानी कि इसकी जो पावर होती है, यानी कि जो इसका स्क्वायर होता है वो कितना होता है 4 होता है, हमने मेंशन कर दिया है। अब क्या करना है हमको, इस 5 का गुणा इस 1 से कराएंगे तो 5 पंजा 5 हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर देखिएगा 4 का गुणा 4 से करवाएगा, यानी कि 4 चौको 16 या 4 4 जा 16 होता है, तो हमने 16 मेंशन कर दिया है। नीचे 3 लिखा हुआ तो हमने 3 लिख दिया है, माइनस का 1 लिखा तो माइनस का 1 लिख दिया है। मेन रूप में बटे लगा हुआ है मेन वाला, ठीक है, तो ये मेन का बटे हुआ है। अब देखिएगा बचपन सामान्य गुजरा होगा तो आपके मास्टर ने आपको सिखाया होगा, फ्रैक्शन जरूर सिखाया होगा। क्या सिखाया होगा
कि अगर कोई दो संख्याएं लिखी हुई हैं और भिन्नात्मक रूप में यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिखी हुई हैं और दोनों के जो ये होते हैं इसे कहा जाता है अंश और इसे कहा जाता है हर। अंग्रेजी में कहते हैं इसे नॉमिनेटर और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं यानी कि हर जो होते हैं वो सेम होते हैं तो दोनों का एलसीएम निकाल करके या फिर एक कॉमन ले लिया जाता है, चुपचाप ले लिया जाता है और ऊपर की वैल्यू क्या कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, इधर देखिएगा। आपके मास्टर ने बताया होगा कि यदि आपका एक फ्रैक्शन की कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं तो हमने लिख दिया है, प्लस का साइन लगा हुआ है, मान के चलिएगा 3/4 लिखा हुआ है, तो जो नीचे कई जो संख्या होती है इसे हम हर बोलते हैं। तो हर को जब देखिएगा दोनों तरफ सेम होता है तो इस एक कॉमन ले लिया जाता है या तो फिर आप एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक, जब कॉमन ले लेंगे तो ऊपर वाली जो संख्या होती है वो आपस में जोड़ दी जाती है। तो 3 में 1 जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां पर मैंने इसे इसलिए इसे ब्लैक पेन से लिख रखा था ताकि आप उसको अलग से कुछ डिफरेंशिएट करेंगे। इधर देखिएगा, तो देखिएगा यहां पर क्या समझ में आ गया। अब देखिएगा 4 ऊपर भी 4 नीचे भी, तो इसे हम क्या कर देंगे, काट देंगे। अब इसके जगह पर हम केवल 1 भी लिख सकते हैं तो हम मेंशन कर देंगे। अब ऊपर देखिएगा हमारे पास क्या बचा हुआ है वैल्यू में, 5/4 बचा हुआ है, 16/3 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। इसके नीचे बटे में 1 बचा हुआ, इसलिए हम चाहे लिखें चाहे ना लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिएगा यहाँ 5/4 है, यहाँ 16/3 है और यहाँ पर 1/1 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे। जब कभी नीचे की जो डिनोमिनेटर संख्या होती है अगर वो 2 के टेबल में नहीं होती है तो हम क्या कर लेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 का गुणा 3 से कराएंगे तो हो जाएगा 12 यानी कि 12 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 4 होता, यहाँ पर 4 होता और यहाँ पर कुछ 2 होता तो आपका जो एलसीएम होता वो सबसे बड़ा पद ले लिया जाता है, यानी कि जो 4 होगा वो आपका एलसीएम हो जाता। ठीक, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं, 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और यहाँ पर 3 दिया हुआ है। ठीक, तो जब कभी नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि जो हर होता है, अगर उस हर में 2 के टेबल में कोई नहीं आ रहा है, देखिए ये तो 2 के टेबल में आ रहा है, क्या 3 2 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, 4 का गुणा इस 3 से करा देंगे तो जो भी आएगा वो आपका एलसीएम मिल जाएगा या फिर आपको डिनोमिनेटर मिल जाएगा। तो 4 का गुणा 3 से कराए हमको क्या मिल गया, डिनोमिनेटर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले का जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है और यहाँ पर जो 12 लिखा हुआ है, हमको इसके बीच में रिलेशन रखना है। क्या चीज, 4 का टेबल आप इतनी बार पढ़िएगा कि 12 पूरा पूरा कट जाए। तो 4th राइजा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यानी कि 4 3 12 हो जाए, 4th राइजा 12 होता है। जो 3 आएगा ना आपको देखिएगा, इधर मैं लिख करके दिखा दे रहा हूं आपको, वो नीचे वाले देखिएगा 4 ले लेंगे, ठीक, और ये वाला जो है 12, ठीक, तो 12 ले लेंगे तो 12 से हम क्या कर देंगे, 4th राइजा कितना होता है, 3 आ गया। अब इस 3 का मल्टीप्लाई आप इस ऊपर वाले में करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले में करेंगे तो 5 का गुणा 3 से कराएंगे, 5 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 5 राइजा कितना होता है, 15 होता है, 5 3 15 होता है, हम लिख देंगे। ये हमारा एक स्टेप क्लियर हो गया। फिर से देख लीजिएगा नीचे वाला जो, अब दूसरा वाला पद देख लेते हैं या फिर इस वाले को एक बार फिर से बता दे रहे हैं। हमको ये जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, इस डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, 12 में भाग देंगे। तो 4 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 12 आ जाए, तो 4 3 कितना होता है, 12 होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 हमारे पास आया ना, इस 3 को क्या करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो तीनों पची कितना हो जाता है, 15। ये फर्स्ट स्टेप है आपका। अब दूसरा स्टेप में फिर इसी प्रकार से करना है। अब आ गया हमारे है 3 यहाँ पर। अब 3 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 12 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 3 का जब हम क्या करेंगे, 12 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो 3 चौको 12 यानी कि 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई जैसे इधर करते थे 5 से, वैसे इसमें इस वाले ऊपर वाली संख्या में डिजिट से कर देंगे। 4 का गुणा इस 16 से कराएंगे तो आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब फिर से इसमें देखते हैं, किसी संख्या का 1 से भाग संख्या वही आती है, 12 का भाग इस 1 में जाएगा तो 12 ही आएगा और 12 जाकर के इस 1 से गुणा कर लेगा तो क्या बना लेगा, 12 बना लेगा। ये स्टेप समझ में नहीं आएगा तो मैं अभी फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, आपस में हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 79 आएगा। और ये संख्या जो है हमारे पास माइनस में, इसलिए हमने इसको माइनस में मेंशन करके रखा हुआ है। 79 रुपीज थे आपके पास, आपने 12 रुपए का कुछ खा पी लिया, ठीक है, तो आपके पास क्या बचा होगा, 67 रुपए बचे होंगे। तो हमने यहाँ पर एग्जैक्टली आपको 67 रुपए यानी 67 रुपीज आपको लिख दिया है। पैसे का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर अंक लिखा हुआ, इसका मतलब ये चीज कि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मान के चलिएगा 79 रुपीज आपके पास है और आपने 12 रुपए के पानी के बतासे या पानी पूरी खा ली, तो आपके पास कितने रुपया बचेगा, वो बचेगा आपका 67 रुपए बचेगा, ठीक है। अपान में 12 लिखा हुआ इसलिए यहाँ पर लिख दिया। अगर नीचे का नहीं दिख रहा है तो आप इधर देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ 79 माइनस का 12, अगर नहीं दिख रहा है नीचे का 12 तो क्या हो जाएगा, घटेगा तो आपका बचेगा 67 अपॉन का 12 बचेगा। यही आपका हैंस प्रूफ हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग देख लेते हैं। समस्या आप लोगों को यहाँ पर आई होगी कि यहाँ पर का स्टेप सर जी समझ में नहीं आया है, फिर से एक बार देख लीजिएगा।
हमारे पास ये वैल्यू लिख रखी है, ये हमने सिर्फ इन सभी के वैल्यू के मान रखे हैं। 60 का मान 1/2 होता है, 30 का इतना होता है, और 45 का 1 होता है, 30 का 1/2, और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। अब हम क्या करेंगे, इनके सारे ब्रैकेट्स ओपन कर लिए हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और 3 का स्क्वायर जब 2 बार अंडर रूट को लिखेंगे तो हम अंदर की संख्या को एक बार मेंशन कर लेंगे, माइनस का किसी संख्या का स्क्वायर 1 ही रहता है। यहां तक हो गया। फिर देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 बार अंडर रूट 3 को लिखना है, यानी कि अंदर की संख्या लेनी, तो लिख दिया है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले स्टेप को सबसे पहले सॉल्व करेंगे ताकि इसका काम खत्म हो जाए, वरना बार बार में डिस्टर्ब करेगा। तो देखिएगा क्या करता है, हम यहाँ पर देखिएगा नीचे का डिनोमिनेटर यानी कि हर समान है, तो इसको क्या कर लिया गया, एक बार लिख लिया गया है, और ऊपर की संख्या को जोड़ लिया गया, तो 4 ऊपर भी आ गया। इसको हमने क्या कर दिया, काट दिया है। ऊपर का मेन पोर्शन आपके पास बचा है 5/4, 16/3 और माइनस का 1 बचा हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जब भी कभी नीचे का जो हर होता है, अगर उस हर में 2 का टेबल नहीं आ रहा है तो हम आपस की संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 का गुणा 3 से कर देंगे, क्या हो जाएगा, 12 मिल जाएगा। अब हमने क्या कर दिया है, इधर देखिएगा, अब हमारे पास ये है कि हम इस 4 का मल्टीप्लाई या सॉरी 4 का डिवाइड इसमें लगाएंगे 12 में, तो 4 का टेबल 3 बार जाएगा, 4 3 12, और जो 3 आएगा वो क्या करेंगे, 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 15 हो जाएगा। फिर इस 3 का भाग इसमें लगाएंगे, तो 3 चौको 12 होता है, 4 आया ना, 4 जाकर के 16 से मल्टीप्लाई करेगा, 16 चौको 64 कर लेंगे, माइनस 12 का भाग जो सॉरी इस 1 का भाग इस 12 में लगाएंगे, तो किसी संख्या से 1 से भाग करते हैं तो 12 ही आता है, तो मतलब संख्या वही आती है। तो 12 का जब भाग आएगा तो एक मतलब 12 बार जाएगा, तो आएगा 1 से गुणा कर लेगा, 12 एकम 12 हो जाएगा। 15 और ये 64 जो आपस में प्लस में है, ये दोनों आपस में संख्याएं जुड़ जाएंगी तो बना लेंगे 79 बना लेंगे, और माइनस का 12, 79 में से 12 घटाया जाएगा तो 67/12 बचेगा। ये आपका हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। आइएगा दूसरा क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन देखते हैं, खास करके 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर का ऊंचा भवन है, उसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पाद का अवनमन कोण और अवनमन कोण कितना है, 45 है। टावर की ऊंचाई कुल याद कीजिएगा। तो इधर देखिएगा, मैं इधर आपको बना करके दिखा रहा हूं। मान के चलिएगा ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपके घर के सामने कोई एक टावर लगा हुआ है। आप अपनी घर की छत पर जब इस टाइप को यहाँ पर होते हो ना, या फिर मान के चलिएगा ये आपके घर की छत है और ये आपके घर की नींव है, तो ये जो नींव होती है जमीन से क्या होती है, टच्ड होती है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक, ये टच्ड होती है। अब हम अपनी घर की छत पर जाते हैं पहले, तो जब हम अपनी घर की छत पर जाएंगे, ठीक, तो हमको यहां से जब हम टावर, ये है टावर, हम इधर लिखे हुए दे रहे टावर है, और ये हमारे पास भवन है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, अपने घर की जब छत पर जाएंगे, तो जब घर की छत पर जाते हैं तो यहां से जब हम टावर की छत को देखते हैं, टावर की पीक को देखते हैं, उसकी चोटी को देखते हैं, तो हमारे पास एक एंगल क्रिएट हो जाता है। एंगल वो क्या क्रिएट होता होगा, मान के लीजिए ये हॉरिजॉन्टल एक काल्पनिक रेखा गई होगी, जिससे यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पर एक डिस्टेंस गई होगी, कवर गई होगी, हम इसका पहले नामकरण करके दे रहे हैं। मान के चलिएगा ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये आपके पास ई है। चोटी को हमने ई से डिनोट किया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन्होंने ये बताया है कि जो डिस्टेंस आपकी यहां पर होगी वही डिस्टेंस आपकी यहां पर भी होगी, इसलिए मैंने यहां पर एक काल्पनिक रेखा से इसको डिनोट कर दिया है। अब देखिएगा आपको एक एंगल बनता दिखाई दे रहा होगा, ये एंगल इन्होंने बता दिया कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। जब हम अपने घर की छत से टावर की चोटी को देख रहे होते हैं तो हमारे पास एक एंगल बनता है कितना, 60 का बनता है। लेकिन फिर से क्या होता है, हम अपने घर की छत से, ठीक है, इसकी घर की छत से टावर की जो पाद बिंदु होता है, यानी कि जो टावर की नींव होती है, अगर हम उसको देखते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, तो यहां पर से इसका एंगल कुछ बन रहा होगा 45 का, तो हमने कुछ 45 का एंगल बना दिया है, क्रिएट कर दिया है, ठीक, ये 45 का एंगल हो गया है। अब आपको सारे मेजरमेंट दे रखा है, इधर देखिएगा भवन की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, भवन की ऊंचाई इन्होंने कहा है 7 कहा है, तो आपको कुल टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हमको नहीं पता है, हम क्या करेंगे, इधर देखिएगा, क्योंकि ये काल्पनिक रेखा से डिवाइड हो रहा है इधर की रेखा, तो ये देखिएगा एक स्क्वायर टाइप में बन रहा है, ये टाइप में एक स्क्वायर टाइप में बन रहा है। जब भी कभी आपका बचपन सामान्य गुजरा होगा तो वर्ग की चारों भुजाएं आपकी कैसी होती हैं, 7 होती है, तो अगर ये 7 है तो ये भी कैसी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो इतना हिस्सा हम टावर में से काट के निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच गया, ये पूरा 7 निकल गया। अब हमको केवल इतने की ऊंचाई ज्ञात करनी है, चूंकि आपको यहाँ पर मैंने दिखा रखा है आपको, ठीक, इतने की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। फिर से मैं एक बार बता दूं, आपके पास ये एक भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक टावर लंबा सा खड़ा हुआ है, तो ये क्या होता है कि हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा है, क्योंकि आधी ऊंचाई तो इन्होंने हमको बता ही दिया, कितना, इसके सामने से लेंगे, इसके यहाँ निशान लगा लेंगे, तो इतनी ऊंचाई तो हमको ये पता चल गई कि 7 सेंटीमीटर है। अब जो बचा हुआ हिस्सा है उसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, तो मान लेंगे कि हमने देखिएगा
माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h है, माना मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। तो हमने इसलिए मीनार की ऊंचाई में क्या कर दिया है, h मान लिया है इसका यहां से, क्योंकि यहां तक की हमको ऊंचाई इसकी पता है 7 सेंटीमीटर। देखिएगा मैंने यहाँ पर बना रखा है बड़ा सा। फिर क्या किया है, आपको सवाल में दे रखा है, क्या दे रखा है, भवन की ऊंचाई आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मीनार की कुल ऊंचाई पूछा है, तो जब इतनी ऊंचाई आपको पता है 7 है, इतनी ऊंचाई आपने मान लिया है h, तो हमको h मानेंगे, ला करके इसमें जोड़ देंगे, कुल ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। इसलिए हमने लिख दिया है कुल ऊंचाई इज इक्वल टू 7 प्लस का h। अब हमारे पास अतः क्या होगा, हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले इसमें देखिएगा दो आपको दिखाई दे रहे, एक दिखाई दे रहा होगा DCE और एक दिखाई दे रहा होगा DAB। ठीक, तो इधर देखिएगा एंगल डी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर आपने यहाँ पर बीच में ए ही क्यों रखा है। तो जब भी कभी कोई भी संख्या को अगर किसी भी एंगल को लिखते समय हम लिखते हैं, जैसे मान के ये एंगल लिखा, अगर संख्या को किसी बीच में लिखा तो ये कोण को एंगल को दर्शाता है, राइट एंगल ट्रायंगल को दर्शाता है, ये हमेशा 90 एंगल का कोण क्रिएट करता है। ठीक है, इसलिए हमेशा जो भी राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करता है, जो 90 अंश का कोण दर्शाता है, उसे हमेशा बीच में लिखा जाता है, जो बीच वाला होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल को डिनोट करवाता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है DAB। अब हमारे पास है DAB है, तो देखिएगा क्या चीज दिया हुआ है और क्या चीज हमसे पूछा है। तो हमारे पास देखिएगा इधर की भुजा दे रखी है, ये दे रखा है हमारे पास, लंब दे रखा है, तो हमने लिख दिया लंब, यानी कि परपेंडिकुलर हमको दे रखा है, हमने परपेंडिकुलर को मेंशन कर रखा है। और हमको रिलेशन रखना है आधार, दोनों में ये कॉमन भुजा, ये देखिएगा आधार, और ये जितनी ये होगी उतनी ये भी वाली भुजा होगी। ठीक, तो हमारे पास देखिएगा लंब दे रखा है, यानी कि इसकी भुजा ज्ञात करनी है और ये आधार की ज्ञात करनी है। ठीक, हमको इसी के बीच में रिलेशन रखना है। तो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टीज होती है, लंब बटे का आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन का बेस इज इक्वल टू होता है tan थीटा। अब थीटा यहाँ पर कितना बना रहा है, यानी कि कोण एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, इसलिए हमने 45 डिग्री यहाँ पर मेंशन कर रखा है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, हमको जिसका दिया हुआ है और इसके बीच में आधार के बीच में रिलेशन रखना है। ठीक है, रिलेशन। ठीक, तो आप देखिएगा क्या होता है कि आप क्या करिएगा, ये वाली भुजा होती है हमारे पास लंब होती है, क्योंकि आप देखिएगा रे ये वाला जो एक एंगल क्रिएट हो रहा है, इस एंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, समकोण मतलब एंगल कहते हैं। ठीक, कोण कहते हैं। अब इधर देखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल में हमको क्या करना है, लंब बटे का आधार, ये रहा हमारे पास लंब और ये रहा हमारे पास आधार। लंब हमारे पास दे रखा है, लंब हमारे पास कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, तो हमने 7 मेंशन करके रख दिया है। आधार हमारे पास हमको नहीं पता है, इसलिए हम आधार का नाम क्या रखे हैं, आधार वाली रेखा का A और B, तो AB रख दिया है। अब इसके पीछे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो AB का गुणा 1 से कराएंगे तो 7 मतलब AB बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्रॉस अगर करवा दिया जाए तो AB इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर AB इक्वल टू 7 रख दिया है। अब मतलब समझिएगा, अगर AB रेखा का मान कितना आया है, 7 आया है। ठीक, तो इस वाली रेखा का भी मान कितना आना चाहिए, 7 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर टाइप में कुछ बन रहा है तो चारों भुजाएं कैसी होंगी, 7 बराबर होंगी। अब हमारे पास देखिएगा इस त्रिभुज का मान हमने निकाल लिया है। अब हमारे पास पुनः पूछा है, फिर से एक त्रिभुज ऊपर वाला रह जा रहा है, तो हमने लिख दिया पुनः त्रिभुज DCE में, त्रिभुज DCE में। तो हमारे पास D और C और E ये त्रिभुज है हमारे पास। तो हमारे पास फिर से देखिएगा किसके बीच में प्रॉपर्टीज रखनी है आपको, ये आपको देखा है, ये आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रखा है, इसका पूछ रखा है, क्योंकि इसका आपने जो भी मान यहाँ का निकाला है वही मान यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक, इधर देखिएगा लंब बटे का आधार, चूंकि ये आपको लंब दे रखा है और ये रहा आपका आधार, तो लंब बटे का आधार इस बार भी होता है, वही प्रॉपर्टीज होती है tan, बट इस बार एंगल यहाँ का चेंज है, या इस बार एंगल यहाँ पर कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, इसलिए हमने 60 रख दिया है। ठीक, अब हमने क्या कर दिया है, लंब का मान कितना दे रखा है h, हमने h मेंशन कर रखा है, और आधार का मान देखिएगा जैसे पहले वाले में AB का था वैसे इस बार आधार का है D और C है, तो हमने D और C को रख दिया है। ठीक, अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू tan 60 का जो मान होता है वो अंडर रूट कितना होता है, 3 होता है, इसलिए हम अंडर रूट 3 का मान रख दिए हैं। ठीक, tan 60 का जो भी मान होता है हमने रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे, यहाँ पर देखिएगा हम क्रॉस मल्टीप्लाई आपसे करवा दे रहे हैं, तो h का गुणा इस 1 से कराएंगे तो हमको मिल जाएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का गुणा इस DC से कराएंगे तो अंडर रूट 3 DC मिल जाएगा। चूंकि DC रेखा बराबर है, DC रेखा बराबर है किसके रेखा के बराबर है, A और B के रेखा के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि DC इज इक्वल टू AB, तो जो भी AB का मान आएगा हम वहां पर DC की जगह पर लिख सकते हैं। तो इसलिए देखिएगा h इज इक्वल टू 3 DC लिखा हुआ है, अंडर रूट 3 DC लिखा हुआ है, तो DC का मान AB के बराबर है, इसलिए AB की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। चूंकि ये मान आप निकाल चुके हो, तो जितनी रेखा का मान ये होगा उतना ही मान इसका होगा। ठीक, तो हमने रख दिया है, 7 रख दिया है, और जब इसका आपस में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा h इक्वल टू 7 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये आपका h का मान मिल गया है। अब आगे देखिएगा, चूंकि यहाँ पर नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए हम इसकी कुल ऊंचाई को यहाँ पर रख दिया। आपसे पूछा है कि भवन की मीनार की कुल ऊंचाई पूछा है, तो मीनार की कुल ऊंचाई का मतलब क्या था, 7 था प्लस का h। 7 तो आपको पता ही था, आपको h निकालना था, हमने h निकाल लिया, कितना निकाला, 7 अंडर रूट का
3 निकाल लिया तो 7 अंडर रूट 3 का लिख दिया है। यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो कॉमन क्या निकाल लेंगे, 7 निकाल लेंगे, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा अंडर रूट का 3 बच जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। कुछ बच्चे जो होंगे वो सोच रहे होंगे कि सर आपने 3 अंडर रूट प्लस आगे कर दिया है, तो आपकी इच्छा के अनुसार अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 7 कॉमन बाहर निकाल लेंगे, आगे बचेगा 1 प्लस का अंडर रूट का 3, चूंकि आपकी बुक्स में इस प्रकार से आंसर लिखा, तो चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, चाहे तो आप ऐसे लिख दो, बाकी आप पर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको थोड़ा सा आप अगर समझ में आया है तो ठीक, वरना आप वीडियो को बार बार रिवर्स करके भी देख सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं, मैंने आपको एक एक चीज इसमें डीपली से बता दिया है। अब आइएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वैकल्पिक प्रश्नों में, लगभग हर सेट में तुमको ये वाला क्वेश्चन जरूर दिखेगा, 1 नंबर के वैकल्पिक प्रश्नों में आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेता है। तो देखिएगा 2 tan 30 अपॉन का 1 प्लस का tan स्क्वायर 30, हमारे पास 2 लिखा है तो हमने 2 लिख दिया है, से क्या कहता है tan 30 का जो मान होता है हमारे पास कितना होता है 1 अपॉन का अंडर रूट 3 होता है, अपॉन का मेन अपॉन का साइन लगाएंगे, फिर लिखा हुआ है 1 तो लिख दिया है, tan स्क्वायर 30 का मान हमको लिखना है, फिर से 1/3 लिख देंगे, अंडर रूट 3 लिख देंगे, और इसके ऊपर स्क्वायर इस बार लगा दिया, तो हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। इतना समझ में आ गया? फिर से देख लीजिएगा, केवल इसका मान यहाँ पर मेंशन किया गया है और tan 30 का भी मान वही मेंशन किया गया है, बस दोनों में डिफरेंट सिर्फ इतना है कि यहाँ पर पावर नहीं लगी थी, यहाँ पर पावर लगा दी गई। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 का गुणा इस 1 से कराएंगे तो 2 1 कम 2 होता है, और ये जो अंडर रूट 3 है इसके नीचे आ जाएगा, फिर मेन का बटे लगाया गया, ये देखिएगा मेन का बटे लगा दिया गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे क्या कहते हैं ये बटे का साइन लगाना भूल जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको लगाया करिए। फिर क्या होता है, 1 लिखा हुआ है, हमने 1 मेंशन कर दिया है, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और जब अंडर रूट 3 2 बार लिखा जाता है, पीछे बता चुके हैं, तो क्या होता है उसकी अंदर की संख्या लिख ली जाती है। अब फिर से देखिएगा, नीचे वाली संख्या फ्रैक्शन में लिखी हुई, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 के नीचे 1 लगा देंगे, 3 का गुणा इस 1 से कराएंगे तो 3 1 कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हमने यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है, ये देखिएगा 3 हमको क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया। अब इस 3 का गुणा क्रॉस करेंगे, 3 का गुणा इस 1 से कराएंगे तो 3 1 कम 3, और इसका गुणा इससे करा देंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा हमको 4, तो देखिए हमने इसकी जगह पर 4/3 लिख रखा है। ठीक, इस ऊपर वाले को मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है, इसको जैसे का तैसा यहाँ पर मेंशन कर रखा है, फिर यहाँ पर भी वैसे ही मेंशन कर रखा है। अब आप चाहो तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या आप इसको इस प्रकार से, जो ऊपर वाली संख्या लिखी हुई है उसको हम 2 बटे के अंडर रूट 3 के रूप में भी लिख सकते हैं, गुणे ये जो संख्या लिखी हुई आपको पता चला होगा, अगर आपका बचपन सामान्य गुजरा है तो आपके मास्टर ने बताया होगा, आपको क्या बताया होगा, अगर 2 बटे का 4 लिखा हुआ है और उसे डिवाइड का साइन लिखा हुआ है, और इसको लिखा हुआ है 16 बटे का 13 लिखा हुआ है, इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है, तो क्या होता है जब इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा हमको, तो 2 बटे का 4 अगर गुणे का साइन बदल देंगे, ये डिवाइड जब गुणे में बदल जाता है तो बगल वाली जो संख्या होती है क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो मान के चलिएगा यहाँ पर ऊपर 15 चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 16, तो ये क्या हो जाएगा, काट दिया जाता है। लेकिन आइए देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा हमने इसको लिख दिया है और हमने 4/3 जो लिखा था इसको हमने पलट दिया है। ठीक, तो 3 बटे के 4 के रूप में हो जाएगा, 2 1 कम 2 होता है और 2 दूना 4 होता है, तो अब हमारे पास यहाँ पर बच गया 3 का गुणा 1 से कराएंगे तो 3 1 कम 3 मिल जाएगा, और 2 का गुणा इस अंडर रूट 3 से कराएंगे तो 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कैसे, तो इधर देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और इसका गुणा हम अंडर रूट 3 से कराएंगे, चूंकि अब ये 2 जो है इसके ऊपर आगे अंडर रूट नहीं लगा हुआ, इसलिए इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये अंदर जाकर के डायरेक्टली इसके यहाँ नहीं घुस जाएगा, या फिर इससे डायरेक्टली से मल्टीप्लाई नहीं कर लेगा, इसकी कुछ बाउंडेशन है, ये लिमिटेशन में है। ठीक है, इसका मतलब इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन है, ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, किससे, जिससे करेगा, अगर उसके आगे वैसा ही होता तो फिर कर लेता, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मान के चलिए 1 लिखा होता है तो ये 2 होता है, इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 1 कम 2 बना लेगा और चुपचाप इसके साथ में लग जाएगा, बस इसकी इतनी कैपेसिटी है। अब आप मतलब अंदर मल्टीप्लाई मत करवा दीजिएगा, ठीक है आप लोग, तो समझ में आ गया। आगे देखिएगा इस संख्या को हम यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर देखिएगा अभी आपको हम पीछे बता चुके हैं, जहां पर 3 लिखा हुआ है, अगर इस 3 को हम कुछ इस प्रकार लिख दें तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं जब 2 अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं, इसलिए इस वाले 3 की जगह पर हमने इतना चिपका दिया, क्योंकि हम इस 3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक, इसकी जगह पर जब हम 3 लिख सकते हैं तो 3 की जगह पर भी ये तो लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर देखिएगा इस 3 की जगह पर अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 का मेंशन लिख रखा है। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 अंडर रूट 3 नीचे लिखा हुआ है, तो इधर देखिएगा ऊपर का अंडर रूट 3 और नीचे का अंडर रूट 3 कट जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आपकी एनसीईआरटी में बुक्स में मिलेगा वो आपको मिलेगा अंडर रूट 3/2। ठीक है, ये है आपके क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है, आप इसे देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका वैकल्पिक क्वेश्चनों में पूछता जरूर है। ठीक,
अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स है या फिर किसी भी प्रकार का जो भी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस लगता है, अगर आप लोग मतलब इसे क्या कहते हैं पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में करके क्वेश्चंस का नाम या फिर आप टॉपिक या एक्सरसाइज डाल दीजिएगा। आप बता दीजिएगा जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आता है, हम आपको उसके सभी क्वेश्चनों के वीडियोस बना करके आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साफ। ठीक, उसके बाद में फिर आपको कल इसी प्रकार से जो भी वीडियोस होंगे वो आपको 2 रूप में मिलते रहेंगे। थोड़ी देर के बाद में आपको कल या परसों में आपको जो भी मिलेगा, टाइम का थोड़ा सा इशू है इसलिए आपको साइंस की क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं। जिस दिन भी साइंस की क्लास आपको मिलेंगी उस दिन आप लोग अवेलेबल हो जाइएगा। ठीक है, बने रहिएगा सलमान मलिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।